बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से है। पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, काइंडली कमेंट। तो सर एज पर यहाँ लिखना रह गया है, एज पर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ऐसा लिख देना 1872। पहली बात, सर आप लोग को समझाना क्या है, दो तरीके से समझाया है। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिबल, ठीक है, ऐसा पूरा लिखना, मेरी तरह शॉर्टकट मत मारना। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिबल। तो सर लीगल एनफोर्सेबिलिटी के सारे 11 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें ये वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे, छह, इसके अलावा जो पांच दिए हुए हैं वो। तो सर जो भी एप्लीकेबल पॉइंट्स हैं वो सारे आने चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। कई बार कुछ एग्रीमेंट्स में या तो कुछ असेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग होता है या वो लीगली एनफोर्सिबल नहीं होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते। नंबर वन। नंबर टू, कि सर जी ला रहा हूं मैं तेरी तरफ, रुक गया। नंबर टू, कि सर एग्रीमेंट्स बहुत सारे होते हैं। एक तो बिजनेस एग्रीमेंट, एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट, मॉरल एग्रीमेंट। सर इनमें देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इनमें हम प्रिजम्पशन लेते हैं देर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो सर सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, इनमें देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हेंस दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। केस का नाम मेंशन करना बेटा, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है, केस का नाम भी इसमें लगेगा, क्योंकि यही इकलौता ऐसा केस है जो हमें इस टॉपिक में हेल्प कर रहा है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो सर इसलिए सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट होते ही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिबल। ये भी होता है और ये भी होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही तभी है जब वो एग्रीमेंट होता है। तो all contracts are definitely agreement but all agreements are not contracts due to these two reasons along with case law you need to mention, ठीक है। अब बोल झील, तेरी क्या तकलीफ है? सो जो 11 पॉइंट्स हमें लिखने हैं वीडियोस ऑन वो करो हम बेटा, वीडियोस ऑन करो सब जने, प्लीज वीडियो ऑन सर करो। ये वीडियो में पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है, वीडियो ऑन करके पूरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। अच्छा। तो मेरा वीडियो ऑन है, आप मुझे देख पा रहे हो? नहीं मैं किसी को नहीं देख, बस मैं देव पसारी को देख पा रहा हूँ, ठीक है, बाकी मेरा तो वीडियो ऑन है बट पूरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या वंडरफुल। ग्लिच। अच्छा स्क्रीन ही ब्लैंक रखना, दिमाग ब्लैंक मत रखना, दिमाग में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। चलो आ जाओ, पूछो क्या डाउट है। तो जो 11 पॉइंट्स आपने बोला इसमें जरूरी है लिखना, तो वो हम लाइक पॉइंटर वाइज लिखेंगे या इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में फॉर्म करके लिखेंगे? नहीं नहीं, ना पॉइंटर वाइज लिखना है ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, आपको बस ये बताना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, ठीक है। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट both these things must be present and all the essential elements must be present। बस ये लिखना जरूरी है, all the essential elements must be present, ठीक है। तो यदि एक भी ओके। essential element मिसिंग हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। बस ये लिखना अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। बात समझी? हाँ सर। ठीक है। यदि मैं तेरे को, देख सिचुएशन समझ, एक तो मैं बोलता हूं देर आर 26 अल्फाबेट्स ए टू जेड, ठीक है, और एक मैं बोलूं देर आर 26 अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे मैं लिखता जाऊं। सर तुम जिस लेवल पे हो ना ये सफिशिएंट रहेगा, ठीक है जी। ओके सर। ओके। सर पर अगर 6 मार्क का क्वेश्चन होता है ये, तो फिर हमें लिखने की जरूरत थी राइट? नहीं नहीं बेटा नहीं, ये 6 मार्क का आता भी नहीं, और 6 मार्क्स में तू सोच सही रही है कि सर डिटेल्स ज्यादा देनी पड़ती, बट ये 6 मार्क का नहीं आएगा, हाँ। ठीक है। ओके। चलो और ओके सर। ओके। ठीक है, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन पेपर में, एनी सिंगल पर्सन, एनी सिंगल डाउट वुड बी हाईली एंटरटेन्ड। हाँ बोल भाई जी, वापस तू ही है। नहीं सर, मुझे क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड कुछ डाउट है। सर ऐसा नॉर्मली डाउट है कि मेरे को ये पेपर कब लिखना है, लाइक
जब तू पूरा कर ले तब मैं अलग पेपर दे दूंगा, या यही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके ओके तो सर। तेरे को ही करना बाकी है ना अभी, धीमे धीमे कर हाँ लेगा। हाँ सर, मैंने आपने जितना टारगेट ठीक है दिया ठीक है, था वो भी सबका टाइम वेस्ट मत करो उसके लिए। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके अलावा किसी को, हाँ और किसी को कोई डाउट था क्या भाई? नहीं ना, बंद कर दूं इसको, फाइल को? चलिए ये फाइल बंद। तो कंसिडरेशन में हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे कि सर टॉपिक वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मतलब टॉपिक क्या चल रहा था कि सर बेसिक रूल तो यही है कि सर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए। यदि दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं मिला है तो हम बोलेंगे नो कंसिडरेशन का मतलब होता है नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन का मतलब होता है नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। या an agreement is not valid without consideration, it would not become contract. So validity of an agreement without consideration, ठीक है। मतलब no consideration no contract, exceptions to this rule no consideration no contract, यानी कि सर इस रूल के ही एक्सेप्शंस पड़ रहे हैं जहां पर एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिल रहा है, दोनों को कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। सो वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सेप्शन कौन कौन से देख लिए थे कि सर हमने देख लिया था एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उनमें ये चार चीजें जरूरी थी जो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, तूने अपनी इच्छा से आके मेरे घर की आग बुझाई, तो अब उस समय तो मैंने कुछ नहीं, पर आज मैं समझ पा रहा हूँ कि उससे मेरा लाखों का बर्बादी रुक गई, तो आज मैं तेरे को कुछ देने की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है तो जरूरी नहीं है तेरे से भी मेरे को कुछ वापस मिले, तो आई एम रेडी टू कंपनसेट यू फॉर योर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड इट इज प्रोवाइडेड, मतलब यदि पास्ट में आपने मुझे कुछ सर्विसेज दी हुई है उसके बदले में मैं आपको कुछ देने का वादा कर रहा हूँ तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, अपन ने बहुत अच्छे से खूब टाइम लगा के समझा कि सर इंडियन लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, डेट टाइम बार्ड कैसे बनता है। तो यदि उसके खिलाफ 3 साल में अपन कोर्ट में नहीं पहुंचे तो वो टाइम डेट कैसा बन जाएगा सर, टाइम बार्ड बन जाएगा, आप उसके लिए वसूलने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकते हो। पर सामने वाले की 3 साल बाद अंतर आत्मा जाग गई, उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं यार उस समय नहीं दे पाया था, आज देने का वादा करता हूँ, तो आप बस इतना सा करना, उससे वो चीज राइटिंग में ले लेना और साइन करा लेना, बस काम खत्म। तो अब आप राइटिंग में देने के बाद में वो आपसे वापस बाइंड होने लग जाएगा उसका पेमेंट करने का। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आज उससे तो आपको मिल रहा है, आपसे उसको भले ही कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जरूरी बातें क्या है, एग्रीमेंट राइटिंग में हो, साइंड हो, या और तीसरी बात, प्रॉमिस कैसा भी हो सकता है, पूरा पैसा चुकाने के लिए या अधूरा पैसा चुकाने के लिए, दोनों ही वैलिड रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एजेंसी, कि सर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कभी भी दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि कई बार एजेंट को जिस काम के लिए अपॉइंट करते हैं वो डील कंसेप्चुअलाइज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। पांचवा पॉइंट, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। सर गिफ्ट का तो आत्मा ही इसी चीज में है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं और मैं बदले में कुछ ले नहीं रहा हूं, तो मैं एक तरीके से आपको गिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो सर गिफ्ट की आत्मा के अनुरूप एक जना दूसरे को कुछ दे रहा है और दूसरा पहले को कुछ नहीं भी दे रहा है, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, देन इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। एक बार जो गिफ्ट आपने दे दिया, कंप्लीट कर दिया, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते ये कहते हुए कि इससे मेरे को कुछ नहीं मिला इसलिए गिफ्ट कैंसिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेल। अब 2 पॉइंट बचे हैं, एक तो बेलमेंट और एक चैरिटी, दोनों ही सॉलिड पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए लास्ट दिन नहीं समझाए थे क्योंकि इनमें टाइम लगने वाला था। तो आज आ जाओ बेलमेंट और चैरिटी। देखो बेलमेंट क्या होता है, तुम लोग को मैं बता दूं, जो दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स है, दिसंबर ऑब्लिक जनवरी अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, अब तो डेट दिसंबर और जनवरी में आगे फैल गई है। ठीक है, या प्योरली जनवरी में आ गई है, क्या डेट्स आई हैं? दिसंबर 31st को है, देन जैन 2nd
यानी ये लोग तुम्हारा न्यू ईयर पूरा खराब करवा के ही मानेंगे, न्यू ईयर नाइट। ठीक है। तो तो समझने वाली बात ये है कि दिसंबर ऑब्लिक जनवरी अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को तो केवल अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो पढ़ के छुटकारा मिल जाएगा, और जो मई अटेम्प्ट स्टूडेंट्स रहेंगे, है ना, वो मई अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को पूरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये पांचों आपको तो एक एक चीज डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो जो दिसंबर जनवरी है अभी उनके हिसाब से समझ लो, क्योंकि ये तो हम वैसे भी अलग से करेंगे बाद में। ठीक है। दिसंबर जैन वालों को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, बेलमेंट क्या होता है समझो। सर बेलमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये। अपन क्या पढ़ रहे हैं, दिसंबर जनवरी वाले और मई वाले भी तो सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं कि सर जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के। ठीक है। कि सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, अब पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट क्या होती है, ये सब क्या बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने से खत्म होने तक के लिए, क्या जनरल बातें हैं। ठीक है। सर इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी वगैरह वगैरह, जो 5 अभी मैंने आपको बताया। तो बेलमेंट एक स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनर, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स तो होता है फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी। यस, पर्सन ए अपना गुड्स का पोजेशन पर्सन बी को देता है, ये होता है अंडर बेलमेंट। लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। मैं अपने गुड्स का फिजिकल पोजेशन तेरे को दे रहा हूं लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं दे रहा हूं भाई। मैं अपने गुड्स का फिजिकल पोजेशन तेरे को दे रहा हूं लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं दे रहा हूं। ठीक है। क्यों दे रहा हूं पोजेशन ऑफ गुड्स? फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम वर्क। As soon as that work is finished, person B will either return those goods back to Mr. A or dispose the goods as per direction of Mr. A. ठीक है। ये तो अच्छी अंग्रेजी, अब हिंदी में समझ लो कि सर पर्सन अंडर द बेलमेंट, पर्सन ए पर्सन बी को कुछ गुड्स देता है किसी काम के लिए, ओनरशिप नहीं देता है, बस गुड्स के पोजेशन देता है, ताकि जो भी काम के लिए वो गुड्स दिया गया है वो काम पूरा हो जाए। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो गुड्स या तो वापस पर्सन ए को रिटर्न कर दिए जाते हैं या फिर पर्सन ए के जैसे डायरेक्शंस होते हैं वैसे उन गुड्स को के साथ में डिस्पोज ऑफ या जो भी काम करना है वो कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो, 1 सेकंड में समझ में आएगा। सर देव पासारी का टीवी खराब हो जाता है। मिस्टर देव पासारी के घर में जो एलईडी टीवी लगा हुआ है, पापा बड़े ही मस्ती से अच्छे से 80,000 रुपए का एक है ना एलईडी टीवी खरीद के लाए। तो देव पासारी का टीवी खराब हो जाता है तो देव पासारी किसको ठीक करने देगा? टीवी रिपेयर मैकेनिक को देगा या नहीं देगा? ठीक है। तो सर मैकेनिक को उसने उस टीवी का पोजेशन दिया लेकिन उस टीवी की ओनरशिप नहीं दी। ठीक है। क्या पर्पस के लिए मैकेनिक को टीवी का पोजेशन दिया? उस टीवी को सही करने के लिए। जब टीवी सही हो जाएगा तो मैकेनिक या तो उस गुड्स को वापस देव पासारी को लौटा देगा या इसके पापा को लौटा देगा जिसने भी दिया था, या फिर पापा जैसे बोलेंगे वैसा उस टीवी के साथ में कर देगा कि जे ठीक करके मार्केट में बेच दे या ठीक करके मेरा आदमी आएगा उसको हैंड ओवर कर दे। ठीक है। जैसा इसके पापा बोलेंगे वैसा कर देगा, उस हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो सर जो टीवी है
उससे रिलेटेड देव और मैकेनिक के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ टीवी बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम पर्पस। किस लिए? फॉर रिपेयर ऑफ द टीवी, दैट इज द पर्पस। एज सुन एज द टीवी इज रिपेयर्ड, the TV will be either returned back or disposed of as per the directions of Dev। क्या तुमको बेलमेंट समझ में आ गया? इजी है ना देव बेटा? झील, दिया शेट्टी, यस ईशा शेट्टी, हाँ सर। अरे आपस में सिस्टर्स हो गया रे शेट्टी शेट्टी, या ऐसा कुछ नहीं नहीं है? सर। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मनशा शर्मा, हाँ सर। ठीक है बेलमेंट क्लियर है ना? एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेलमेंट के। बेलमेंट क्या होता है सर? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग कि जब जिस पर्पस के लिए गुड्स दिया है वो पर्पस पूरा हो जाए तो गुड्स या तो रिटर्न बैक हो जाएंगे या फिर डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ओनर। ठीक है सर, मान ले मनशा शर्मा है, वो रहती है पुणे में, और ईशा शेट्टी जो है वो रहती है अपने मुंबई में। ठीक है, तो मंश, ये दोनों फ्रेंड्स है आपस में, ठीक है, मंशा शर्मा और ईशा शेट्टी। तो मंशा एक बार घूमने आई मुंबई, ठीक है, तो मुंबई घूमने आई तो ईशा शेट्टी ने अपनी कार इसको दी। तू यार कहाँ ट्रेन के धक्के खाएगी, तू मेरी कार ले ले। ठीक है, मंशा ने कार ले ली, दोनों के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसे? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ कार फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पोजेशन जा रहा है लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं जा रही है, फॉर सम पर्पस। नाउ व्हाट इज द पर्पस? मंशा का मुंबई घूमना। ठीक है, एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, हाँ मैं पूरे दिन घूम ली, मेरा काम हो गया, द गुड्स विल बी रिटर्न बैक और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर ईशा शेट्टीज डायरेक्शन। तो कार वापस लौटाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया बेलमेंट का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो बेलमेंट का। एक बार हमारी शिरीन जॉन एक ड्रेस सिलवाने के लिए एक टेलर के पास में गई। ठीक है, ड्रेस मटेरियल खुद लेके गई टेलर के पास में, ड्रेस मटेरियल खुद लेके गई टेलर के पास में। ठीक है, और दोनों में डिसाइड हुआ ड्रेस स्टिच करेगा ये उसके लिए, और 2000 रुपीज जब ड्रेस स्टिच होके आएगी तो शिरीन जॉन उसको 2000 रुपीज देगी। ठीक है सर, बन गया बेलमेंट का दोनों के बीच में कि सर जैसे ही शिरीन ने टेलर को वो क्लॉथ का पोजेशन दिया, दोनों के बीच में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ क्लॉथ हो गया? यस सर। ओनरशिप ट्रांसफर हुई क्या उस कपड़े की? नहीं सर। ठीक है, किस पर्पस के लिए? कि सर उसमें से ड्रेस सिलने के लिए। एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, वो सिली हुई ड्रेस वापस यहाँ पर आ जाएगी, गुड्स विल बी रिटर्न बैक और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर हर डायरेक्शन। इजी है ना? तीनों एग्जाम्पल से तुमको बेलमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक क्लियर है या नहीं, मुझे ये बताओ। अभी तक क्लियर है या नहीं, बताओ। सर मुझे थोड़ा ही समझा। क्या नहीं समझा तेरे को? बता। सर एग्जैक्ट मतलब इन नॉर्मल लाइफ बेलमेंट मतलब जो जेल जाता है उसको फिर बेल मिल जाती है वैसा। तो अरे इसमें ये चीज अरे एड अप क्या करना इस थोड़ा समझा नहीं मैं तो। झील, बेल और बेलमेंट दो अलग अलग चीजें हैं गुरु। ओके बेल जेल के लिए होता है, बेलमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके ठीक है, बेल का बेलमेंट से कोई नाता नहीं है, समझी? बेलमेंट हाँ क्या सर। होता है? बेलमेंट क्या होता है, देख मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं बस मैं आई वॉज हाँ अमेज्ड कि तेरा इमेजिनेशन देख के कि बेलमेंट को बेल से जोड़ दिया। ठीक है, सॉरी। ऐसे हिंदी वाली बेल पेड़ से लटकने वाली बेल से नहीं जोड़ा, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ। तो सर अब बेलमेंट क्या होता है बेटा? जब मैंने, मोदी सर ने झील को एक किताब पढ़ने को दी, मैंने तेरे को एक किताब पढ़ने को दी, ठीक है, ऐसे ही पढ़ने को दी, बेची नहीं है बेटा, हाँ ऐसे ही पढ़ने को दी।
तो अपन दोनों के बीच हाँ। में एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या? देख, बेलमेंट क्या होता है, जहां पर गुड्स जो भी हैं उनका पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में जाता है। जा रहा है या नहीं जा रहा है? किताब का पोजेशन मेरे से तेरे पास में, हाँ सर। ओनरशिप नहीं दी है। पोजेशन जाता है लेकिन ओनरशिप नहीं जाती है। क्या ओनरशिप दी तेरे को? नहीं दी। नहीं। किसी पर्पस के लिए जाता है। क्या पर्पस के लिए दिया मैंने तेरे को? किताब पढ़ने के लिए। कोई पूजा करने के लिए नहीं हाँ। दिया, पढ़ने के लिए दिया। ठीक है। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग कि जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो गुड्स या तो रिटर्न बैक कर दिए जाएंगे या फिर मेरे डायरेक्शन के हिसाब से तू उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेगी। मतलब या तो पढ़ने के बाद में तू मुझे रिटर्न करेगी, या फिर मैंने कहा झील तू जब पढ़ ले तो उस किताब की शिरीन को भी जरूरत है, मेरी बजाय उसको दे देना, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तूने उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर। ये होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर गुड्स का पोजेशन तो एक जने से दूसरे के पास में जाता है पर गुड्स की ओनरशिप नहीं जाती है। क्योंकि यदि मैंने गुड्स के पोजेशन के साथ में यदि मैंने उसकी ओनरशिप भी झील तेरे को यदि दे दी होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है या नहीं हो जाता? मैंने वो तेरे को चीज बेची है या नहीं बेची है? बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। सर तो फिर रेंट जो भाड़े पे घर लेते हैं तो वो भी एक तरह का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, कि हम। रुक जा। हाँ। सोच अच्छी है, पर है ना, सोच में खोट है। बताता हूं कैसे। मैंने बोला है गुड्स। जब अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें गुड्स का मतलब होता है मूवेबल आइटम्स, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके सर। घर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो भाड़े पे लिया हुआ घर इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ समझा। ठीक है। अभी सब ठीक है? ऑल डन? शर्माना मत। कोई एक हाँ सर। बच्चा मेरी क्लास में शर्म नहीं खाएगा, नहीं तो मेरे को शर्म आ जाएगी। ठीक है। तो चलो बेलमेंट तो अपन ने समझ लिया। अब मौके की बात पे आते हैं। थोड़ी सी आज की क्लास एक्सटेंड हो जाएगी, 10 मिनट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। बेलमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है ग्रेशियस बेलमेंट, बेलमेंट, ग्रेशियस बेलमेंट, और एक होता है रे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, फर्क समझो। जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको तीन चार दिए ना, उसमें से एक आध ग्रेशियस बेलमेंट का था, एक दो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट के थे। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट जब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो रहा है। क्या? टीवी सेट ये इसको इसको दे रहा है। ठीक है। तो बेलमेंट तो चालू हो गया, इसका गुड्स इसके पास में गया पर ओनरशिप नहीं गई। ठीक है। बदले में ये भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा, फ्री में थोड़ी ना सही करके देगा। मैकेनिक जो है वो फ्री में थोड़ी ना करके देगा, वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना। सो इट्स अ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस नहीं है, नॉन ग्रेशियस है। फ्री फोकट में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस को। देखो, अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था ना, जहां पर ईशा शेट्टी ने कार मंशा को दी थी फोकट में घूमने को। फोकट में घूमने को दी थी, बदले में कुछ ले नहीं रही है। तो सर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? ग्रेशियसली बन रहा है, बदले में कुछ लिया नहीं जा रहा है। और यही मंशा शर्मा ने यदि किसी कार टैक्सी वाले से कार किराए पे ली होती तो इसको कार मिलती किराए पे चलाने को, और इसको बदले में एक दिन का 2000 रुपीज या 3000 रुपीज ये पे करती। तो ये नॉन ग्रेशियस हो जाता है, जहां पर फ्री फोकट में कुछ नहीं किया जाएगा। तो एक तो ग्रेशियस जहां पर फ्री फोकट वाली सुविधाएं एक जने को हो रही हैं। ठीक है। एक नॉन ग्रेशियस। तो सर बेलमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो ग्रेशियस और एक नॉन ग्रेशियस। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट स्टेप में पहले बिलमेंट समझा, अब ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस बिलमेंट समझा। क्या ये समझ में आया आप लोग को? बोलो हाँ या ना। बिलमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस। यस और नो? क्लियर है ना पुलकित? यस सर। ठीक है। चलो, तो सर अब बताओ अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे थे?
कंसिडरेशन दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को नहीं भी जाए तो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं। यही टॉपिक पढ़ रहे थे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन पढ़ रहे थे ना। तो सर ये जो ग्रेशियस बेलमेंट है इसमें केवल एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कुछ जा रहा है, दूसरी पार्टी से पहली पार्टी को कुछ भी नहीं जा रहा है। तो ये ग्रेशियस बेलमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है या नहीं है, बताओ एक्सेप्शन है या नहीं है। अब समझ में आया पॉइंट क्या है, अब समझ में आया पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ ग्रेशियस बेलमेंट, ग्रेशियस बेलमेंट। अब समझ में आ गया। आपका फ्रेंड आया, आपने उसे यूं ही एक दिन के लिए मोटरसाइकिल दे दी घूमने के लिए, तो ये बेलमेंट तो बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, ग्रेशियस बेलमेंट। तो सर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है, ये कोई जरूरी नहीं। क्या तुमको 6th पॉइंट समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। 6 पॉइंट आ गया समझ में, ठीक है। 7 पॉइंट कल यस सर। बताऊंगा, और क्वेश्चन बैंक भी भेज दिया है, क्वेश्चन बैंक भी भेज दिया है इस चैप्टर का, वो भी जहां तक करके आ सको करके आ जाना, ताकि कल अपन उस क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि चैप्टर में तो कुछ विशेष बचा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक उठा के करके आ जाना, तो अपन कल इस चैप्टर को खत्म करके 4th चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पुलकित और दिया, आज वैसे भी टाइम ज्यादा हो चुका है, तो अपन कल करते हैं आगे का। तुम लोग ने आगे का कंप्लीट कर सर थैंक यू सर। आप जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो छोड़ के जा सकता है। मंशा बोल, क्या हुआ।